Hello everyone, I am Ashtu Gautam and today we will discuss physics. This video related for class 12th. So let's start. क्लास 12th की फिजिक्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दूसरा पार्ट ऑप्टिक्स और तीसरा पार्ट मॉडर्न फिजिक्स होगा। तो जो आज हमारा पहला पार्ट रहेगा वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहेगा। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ये होता है स्टडी अबाउट चार्ज, स्टडी अबाउट चार्ज। ऑलराइट, अगर ये चार्ज की स्टडी है तो वी शुड टू नो अबाउट चार्ज कि चार्ज क्या है। एक्चुअली प्यारे बच्चों, चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है। एंड सबसे अच्छा जो बेसिक तरीका है चार्ज को बनाने का, रबिंग टू सरफेस। आप कोई भी दो सरफेस लो, उसे रब करो तो हम लोग आसानी से चार्ज बना सकते हैं। अच्छा, चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट क्या है इसकी प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, जो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। तो जो चार्ज है हम जानते हैं टू टाइप होते हैं। चार्ज टू टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा प्यारे बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्ज हैं तो इनके बीच एक फोर्स काम कर रही होती है। और यानी अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक नेचर के चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जो चार्ज की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, इसकी यूनिट होती है कूलम्ब। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो हम जानते हैं वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका जो चार्ज निकल के आता है हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निकल के आता है। ठीक है ना। ठीक है, हालांकि क्वार्क्स की डिस्कवरी हो चुकी है बट वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। और थोड़ी बातें हमें ये भी जानना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और लगभग सेम इतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन का भी होता है। अच्छा, अब किसी भी, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल दैट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो मुझे इसमें से, मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, Ne इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, या एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, या Ne इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं इसमें से टोटल चार्ज मान लो इस पर क्यों है, मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, Ne इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसीजर है इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, क्योंकि हमने पहले ही माना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, तो इससे छोटा कुछ और पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी, मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ए पॉइंट पे 2 कूलम चार्ज है, बी पॉइंट पे 3 कूलम चार्ज है, और इस बी वाले पॉइंट पर मेरे पास मान लो माइनस के 2 कूलम चार्ज है। अब मैंने इस सिस्टम में कुछ तो ऐसा किया कि अब इस ए सिस्टम पे मान लो मेरे पास 3 कूलम चार्ज आ गया, बी सिस्टम पे मेरे पास 4 कूलम चार्ज आ गया। अब मुझे बताना है कि सी कूलम, जो सी पॉइंट है, इस पर कितना चार्ज होगा। एक्चुअली प्यारे बच्चों, हम एक बात जानते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय। मतलब किसी भी सिस्टम के लिए चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज विल बी कंजर्व। कैसे निकाला हमने? देखो, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज क्या रहेगा? बाद में रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 2 + 3 + -2 किसके इक्वल रहेगा? 3 + 4 प्लस ये मान लो x है। तो आप आराम से इसे सोल्व कर सकते हो। ये कितना आएगा? 3। तो ये कितना आएगा? 7 + x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -4 कूलम। तो एक प्रॉपर्टी हमारे यहाँ, मतलब एक प्रॉपर्टी यहाँ ये बन गई फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज विल बी कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज है वो कैसा रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक थोड़ी सी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, हालांकि इसका यूज हमें अभी इतना नहीं पता चलेगा। जो चार्ज है, चार्ज डज नॉट डिपेंड चार्ज डज नॉट डिपेंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल। जब आप क्लास 11th में पढ़ते हो और क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास मास होता है वो किसी भी पार्टिकल की स्पीड पर डिपेंड करता है, और उसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, किसी भी मास के लिए जो m होता है, ये m नोट रेस्ट मास बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। दैट मीन्स मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल, बट जो चार्ज है ये किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा उसके बाद जब हम लोग ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो बेसिकली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज होता है। अब हम लोग इसकी कुछ कैटेगरी बना देते हैं, जैसे हमें चैप्टर पढ़ने हैं तो चैप्टर के हम कुछ कैटेगरी बना देते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज, ये क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज। जब चार्ज रेस्ट पे होता है, चार्ज एट रेस्ट, इस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। जब चार्ज मूव कर रहा होता है, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। और जब चार्ज में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है तो इसे बोलते हैं हम एक्सरे। अच्छा इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कूलम्ब फोर्स पढ़ते हैं, कूलम्ब फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम लोग EMI के बारे में पढ़ते हैं, AC के बारे में पढ़ते हैं, कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो एक्सरे होती है ये क्या होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा तो अब हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम लोग कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब लॉ। प्यारे बच्चों, हम फिजिक्स में क्या करते हैं ना, कुछ नियम बनाते हैं, और याद रखना कि जो हम लोग नियम बनाएंगे उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद अपनी बुक में आए हैं, तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा वो है हमें उनको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ऑलराइट, तो बेसिकली कूलम्ब फोर्स बताता है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। मतलब मेरे पास मान लो एक चार्ज मेरे पास Q1 है, दूसरा चार्ज मेरे पास Q2 है, और ये कहीं पे रखे हुए हैं, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो R है, तो हम, और दोनों सेम नेचर के हैं, तो बाय प्रैक्टिकल ये प्रूफ हुआ कि दोनों चार्ज एक दूसरे से अपोजिट चलना स्टार्ट कर देते हैं ना। और अगर दोनों अनलाइक नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट कर देंगे ना। तो जब कोई चीज़ चलती है तो उसके पीछे कोई फोर्स काम कर रही होती है, तो एक्चुअली इस फोर्स के बारे में हमें जानना है। तो जब इस फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं तो हम देखते हैं कि जो फोर्स है, ये डिपेंड करती है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल पर। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। अच्छा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये रेडियस है इसके इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। तो by equation first and second we can write F directly proportional to Q1 Q2 upon r²। अच्छा जब हम ये भी जानते हैं कि जब कोई प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो इसे बोल देते हैं K Q1 Q2 अपॉन r²। और इस K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट, इसको एक नाम और देते हैं। अच्छा मेरे बच्चों एक बात और देखो, जब इन दोनों चार्ज को हम रखते हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली जब आप लोग जानते हो कि जो फोर्स काम कर रही है वो टू बॉडी पे काम कर रही है और सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स है, तो आप लोग जानते हो कि ये
एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगी। कैसा पेयर बनाएगी? एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो आप लोग लिख सकते हैं, मान लो ये इसके ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, F फोर्स लग रही है 2 पार्टिकल पर 1 के थ्रू, है ना। और ये किस सेम, ये इतना ही फोर्स इसके ऊपर लगा रही है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, बट डायरेक्शन कैसी है? दोनों की अपोजिट है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब ये जो K है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट मीन्स 10। इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू ये भी होती है ना, यूनिट, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, यूनिट निकल के आ जाएगी। मान लो मेरे पास एक एक कूलम के 2 चार्ज हैं, Q1 भी मेरे पास 1 कूलम है, Q2 भी मेरे पास 1 कूलम है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो यहाँ पे रखते हैं, तो मेरे पास F निकल के आएगा 9 × 10⁹, ये 1 निकल के आ जाएगा न्यूटन, ठीक है ना। देखो ये जो फोर्स है ये 10⁹ बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है ना। और तो ये कैसी फोर्स हुई? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एक बार दोबारा से एक बार और रिवीजन कर देते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ चार्ज होती है। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वो इलेक्ट्रॉन होती है, और बेसिकली जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को आप लोग याद रखोगे। अच्छा, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि आप किसी भी सिस्टम में Ne इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या Ne इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। उसके बाद किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज है वो कैसा रहने वाला है? कंजर्व रहने वाला है। अच्छा, जो चार्ज है ये किसी भी जो चार्ज है ये डजंट डिपेंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, और उसके बाद आप जानते हो कि मास डिपेंड करता है किसी भी पार्टिकल की स्पीड पर, है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेसिकली को हम इसको जब हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जब चार्ज मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, और जब चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाता है तो उसे हम लोग एक्सरे बोलते हैं। चलो कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या बताता है? इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस। मान लो मेरे पास F1 F2 जो चार्ज है उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो निकल के आता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो चार्ज होता है ये 2 डिफरेंट बॉडी पे काम कर रहा होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करेगा। उसके बाद जो K की वैल्यू निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 × 10⁹ निकल के आएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी बात और हम लोग जानेंगे कि जो कूलम्ब फोर्स है, देखो जो फोर्स लग रही है ये ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लग रही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे पास एक चार्ज ये रखा हुआ है Q1 और एक चार्ज ये रखा हुआ है Q2, ये फोर्स ऊपर लगेगी ये इधर लगेगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज कूलम्ब फोर्स always act along a line joining। अच्छा, और अगर कोई और इसी फोर्स को अगर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लग रही है तो इसे हम एक नाम और देते हैं। कौन सी फोर्स? सेंट्रल फोर्स। मनसा खेले वैष्णो खेले खेले रे महाकाली, माँ ज्वाला और चिंतपूर्णी संग खेले कांगने वाली कंजका।